नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैंने एक फ़ोटो देखा जिसमें लिखा था कि यह है इंदौर के डॉक्टर नवनीत जैन। इन्होंने अपने क्लिनिक में लिख रखा है कि कृपया सैनिक भाई और उनके परिवार वाले फीस ना दें। आप अपनी फीस बॉर्डर पर दे चुके हैं। सैनिकों के प्रति इतनी जो सम्मान, श्रद्धा, विश्वास शायद हमारे दिल में हो, तो एक बड़ी सोच क्यों ना ऐसा हर दुकान, होटल, रेस्टोरेंट और स्कूलों में भी लिखना चाहिए। हमें जो सैनिक बॉर्डर पर हमारे लिए, देश के लिए काम करते हैं, उसके लिए हमको सम्मान की प्रतिभावना होनी ज़रूरी है। तो आगे एक और कहानी मैंने पढ़ी जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि 30 वर्ष पहले जो इंसान ने लिखा है कि मैं मोटिवेशन पर प्रशिक्षण देने के लिए पीलीभीत गया था। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो बांसुरी बनाने में सिद्ध हस्त हैं और देश भर के जाने माने बांसुरी वादक उसे बांसुरी बनवा कर लेकर आते हैं। मैं भी वहाँ पहुँच गया। बेशक मुझे बांसुरी बजाना नहीं आता था, लेकिन उस कलाकार को देखने और मिलने की उत्सुकता मुझे उसके घर ले गई। मैंने 3 बांसुरियाँ खरीदी और घर ले आया। जब मैंने उसमें से एक बांसुरी को बजाना शुरू किया तो मुझे भगवान कृष्ण का स्मरण हो गया और बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया की याद आई। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद बांसुरी न बजी। तब मुझे समझ में आया कि यह काम मेरे वश का नहीं है और मैंने उन्हें अलमारी में सुरक्षित रख दिया। उसमें से एक बड़ी बांसुरी 25 वर्ष पुरानी बिलासपुर के बांसुरी वादक फणीश्वर वैष्णव को दे दिया। एक न जाने कैसे दरक गई और एक भी मेरे पास सुरक्षित रखी। 5 साल पहले एक गुरु मुझे मिल गए जिनसे वाद्य यंत्रों की चर्चा चली तो मैंने वायलिन की ध्वनि की मिठास की बात कही। उन्होंने बताया कि वायलिन बजाना आसान है, 1 सप्ताह में सीखा जा सकता है। मैं उनके साथ वायलिन की दुकान में गया और एक बढ़िया वायलिन लेकर आ गया। बहुत प्रयास किया लेकिन चूँ चाँ के अतिरिक्त कोई ध्वनि न निकल पाया, तो उस वायलिन को भी अलमारी में सुरक्षित रख दिया। 2 दिन पहले माधुरी जी ने एक वायलिन बाहर निकाली और मुझसे कहा, तुम तो इसे बजाने से नहीं बजा सकते हैं। इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो इसका सही उपयोग कर सकें और उसको बजा सकें। फिर जो लिखने वाला कहता है कि मुझे बिलासपुर की उभरती गायिका श्रुति राव की याद आई, तो मैंने उसे यह कहकर बुलाया, तुम आओ, तुम्हारे लिए एक नए साल की एक गिफ्ट मेरे पास है, तुम्हें देना है। वह अपने पापा जी और चाचा जी के साथ आई और जब मैंने वायलिन उसे दिया तो वह खुशी से मारे नाचने लगी। उसने कहा, यह 5 साल पुरानी है। तो उसने कहा, पुरानी चीज़ें बेश कीमत होती हैं, उसकी कीमत मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं। अब चाचा जी, आपने मुझे ये शानदार गिफ्ट दी है। मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इसे बजाना सीखूं और 6 मास के अंदर इसे बढ़िया से बजाकर आपको सुनाऊं। जो चीज़ जिस इंसान कर सकता है, शायद मेरा आवाज़ न तो किशोर कुमार, न तो मोहम्मद रफ़ी, न तो मुकेश जैसा है। तो मैं गाने की कोशिश करूँगा तो मैं नहीं गा पाऊँगा, वो मुझे समझना चाहिए। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के नाते पढ़ाना मेरा विषय है। मैं बोल सकता हूँ, भाषण दे सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ जो मेरे हाथ में नहीं है वो मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हर इंसान अगर चाहे तो अपने आप सीख सकता है, उम्मीद से जी सकता है। उम्मीद से कभी हार मत मानो। आप चाहे तो दुनिया भर में सब कुछ सीखते हैं। यदि हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम प्राचीन को हो जाएंगे, क्योंकि बैलगाड़ी को गिराना चलाना भी एक कला है। गाड़ी में बैल को देखना, मैं जीवन की इस
कहानियों की बात करता हूँ, जिस कहानियों से हम आगे बढ़े थे और आज पूरा विश्व बदल गया है। तो गाड़ी में बैल को देखना, उसे डंक डंक मारना और दौड़ाना, बैल को पानी पिलाना, उसे घास डालना, उस पर लगी ईंटें हटाना, इसे तोड़ना आदि, यह सब काम करने का हुनर आपके पास होना चाहिए, जो आज किसानों के पास गाँव में जो लोग रहते हैं उसके पास है। बैल बूढ़ा हो गया तो बूचड़ खाने में नहीं खिलकर मारेगा, यही दादा दादी का भाग्य था। गाड़ा ने ग्रामीण संस्कृति में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, लेकिन अब किसानों के लिए ट्रैक्टर का मतलब गाड़ी है। खेती में बैल की जगह ट्रैक्टर ने ले ली। गांव से गायब कार प्रौद्योगिकी ने बैलगाड़ी को शहर के फार्म हाउस से एक प्राचीन वस्तु के रूप में व्यवस्थित कर दिया है। लाकड़ा ने पहले गाड़ी को धक्का दिया। सबसे पहले गाड़ी ने अपने पैर खोए। लकड़ी के पहियों और घूमने वाली लोहे की गोल प्लेटों की जगह हवादार टायर आ गए। लकड़ी के पहियों की जगह कार का नाम बदलकर रैकड़ो रख दिया गया। यदि गाड़ी के पीछे अधिक वजन हो तो वह शोर हो जाता है, और यदि गाड़ी के सामने अधिक वजन हो तो वह मिट्टी बन जाता है। इस संतुलन की समझ बचपन में मिली। बचपन में लकड़ी के पहिए चलाते हम समय लोहे की प्लेट फिट करने की विधि देखी। ने बीच रख कर पूरी दिशा को गर्म करना, जिससे लोहा फूल जाए और पहिए फिट हो जाए। फिर दिशा के ऊपर पानी डालकर उसे ठंडा कर दिया जाता है, जिससे दिशा फिट हो जाती है। गाड़ी के पहिए ने दिया फूल गर्म करने वाला लोहा। बाप दादा की जान गाड़ी में चली गई। मुझे याद है कि बचपन में कार में बैठकर जिंदगी गुजारना, बैल के शरीर पर झूले, सींगों में कढ़ाईदार टोपी पहने, बैल को दूल्हे की तरह सजाए। सुरसर में सजी धजी बैलगाड़ी और रैंक देखने को मिलती हैं। जो लोग गाय आधारित खेती करते हैं वे अपनी खेती ट्रैक्टर से भी करते हैं। वह खुद को हकीकत स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरे किसानों को गुमराह करते हैं। यदि हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम प्राचीन हो जाएंगे। उस जमाने जिस परिस्थिति में, जिस संजोगों में हम जिस साधनों का उपयोग करते थे, उस साधनों को अगर हम जो तिजोरी में रख देंगे, उसको एंटीक पीस की तरह रख देंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। हमें वो भी चालू रखना है, हमें वो भी सीखना है, वो भी एक हुनर है। जिस ज़माने में जो वो हुनर का इम्पोर्टेंस था, हम आज भूल रहे हैं। जो हुनर हमारे हाथ में था, हमने वो हुनर को छोड़ दिया है। हमने बिजनेस ओरिएंटेड सोच हमारी बना दी है, वो गलत है। हमें जो हमारे पूर्वज जो किस प्रकार की ज़िंदगी जीते थे, किस प्रकार के साथ उपयोग करते थे और क्यों करते थे, वो सब वैज्ञानिक था। वो हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उस ज़माने में हम समझते कि विज्ञान नहीं था, वो गलत है। उस ज़माने में विज्ञान था। वो विज्ञान आरोग्य से जुड़ा हुआ था, हेल्थ से जुड़ा हुआ था, संस्कार संस्कृति से जुड़ा हुआ था, जो आज हमें पता नहीं है। हमने उसे छोड़ दिया है। हम नए ज़माने की तलाश में नई सोच के साथ अब आगे आने की कोशिश करते हैं। वो नई टेक्नोलॉजी के साथ जीना जरूरी है, लेकिन जूनी टेक्नोलॉजी को में भूलना नहीं चाहिए। यही आज का पैगाम है। चंद्रकांत भी भट्ट यही आपको कहता है कि आप ओल्ड इज़ ए गोल्ड, ये गोल्ड को आप मत भूलिए। यही आज का पैगाम